स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और आज हम यहाँ पे 5 विषयों का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का PDF अपने वेबसाइट पे अपलोड कर चुके हैं। तो अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और उसके बाद अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789233004। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो जो 4 सच में आलसी थे वो नहीं भागे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जितने नकली आलसी थे वो भाग गए। और आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो असली आलसियों को पहचान करने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ब्रह्मचारी कहाँ पे पढ़ते थे, तो गुरु के घर पे पढ़ते थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षक कैसा था। तो जो शिक्षक था वो नवीन दृष्टि संपन्न था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। तो भगवान इंद्र जाते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भगवान इंद्र कर्ण के पास क्यों जाते हैं, तो जो कर्ण के पास कवच और कुंडल था उसे दान में लेने के लिए जाते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती हैं, तो समुद्र में मिल जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। तो ये पाटलिपुत्र में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गांधी सेतु पुल है ये एशिया का सबसे बड़ा सेतु पुल है, इसे आपको याद रखना है। और गांधी सेतु पुल किस नदी के ऊपर बना है, तो गंगा नदी के ऊपर बना है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि बीरेश्वर कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि बीरेश्वर कौन था। तो जो बीरेश्वर थे ये मिथिला के मंत्री थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो बीरेश्वर थे ये बहुत ही दानी और कृपण आदमी थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संस्कार कितने होते हैं ये प्रश्न पूछा जाता है, तो संस्कार 16 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और इस 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती हैं। यहाँ पे आपको बताना है
कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती हैं, तो जो लक्ष्मी होती हैं ये उद्योगी पुरुष को वर्ण करती हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसकी विजय होती है, तो सत्य की विजय होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के किनारे स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के किनारे स्थित है, तो चित्रकूट पर्वत के किनारे स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन है, पढ़ना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। और टंकारा गांव किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो देवलोक का मार्ग है ये किससे प्रशस्त है, तो ये सत्य से प्रशस्त है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष का जन्म स्थल है। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष का जन्म स्थल है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र में ही हुआ था, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु हैं, इसे आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सिखों के पहले गुरु कौन हैं, तो गुरु नानक देव हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पटना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश के गाँव का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था, तो राम प्रवेश के गांव का नाम भीखन टोला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि करमवीर कौन थे, तो करमवीर राम प्रवेश राम थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात राज्य में हुआ था। और किस गांव में हुआ था, तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि दानवीर कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो कर्ण हैं ये दुनिया के सबसे दानी व्यक्ति हैं। और कर्ण ने अपना कवच और कुंडल किसे दान में दे दिया, तो भगवान इंद्र को दे दिया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं,
तो संसार दिखते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है, तो आत्मा रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो आत्मा होता है ये सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, इसे आपको याद रखना है और आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारत देश की गीत देवता भी गाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि भारत भूमि की सेविका है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत भूमि की सेविका कौन है, तो सागर, पर्वत और झरने हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे, तो गुरु के घर पर पढ़ते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है, तो ये विवाह संस्कार में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विवाह संस्कार होता है ये पवित्र संस्कार होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। यहाँ पे आपको बताना है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो चारों आलसियों को केस पकड़ के बाहर निकाला गया, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण कर रहे थे। यहाँ पे आपको बताना है कि जो धूर्त लोग थे ये कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण कर रहे थे, तो भोजन ग्रहण कर रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आलसशाला में धूर्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी, इसीलिए आलसशाला में आग लगाया गया कि यहाँ पे जो सच्चे आलसी हैं यानी जो असली आलसी हैं उनकी पहचान हो सके। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए, तो हमारा कर्तव्य भारत के प्रति राष्ट्रभक्ति का होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि किसको धन देना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसको धन देना चाहिए, तो दरिद्र को धन देना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति यानी तरक्की को देखकर क्या करता है, तो वो क्या करता है, द्वेष उत्पन्न करता है, जलन उत्पन्न करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है, तो भारत में शास्त्रों को सुनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि कुंती का कौन पुत्र था। यहाँ पे आपको बताना है कि कुंती का कौन पुत्र था, तो कुंती का पुत्र कौन था, कर्ण था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कर्ण के पिता का नाम क्या था, तो भगवान सूर्य थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर।
33 नंबर प्रश्न है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। तो आलस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था। यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था। तो राम प्रवेश का घर जो था ये कुटिया का था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था। तो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर देते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। यहाँ पे आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के शासक थे, तो ये मगध के शासक थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि गांव से कितनी दूरी पर सरकारी स्कूल था। यहाँ पे आपको बताना है कि गांव से कितनी दूरी पर सरकारी स्कूल था। तो 1 कोस की दूरी पर सरकारी स्कूल था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। यहाँ पे आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। तो मूलशंकर ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मूलशंकर किनका नाम था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूलशंकर नाम था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो जो बीरेश्वर थे ये दानशील और ईमानदार थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश ने स्नातक की परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। अगर इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट कैसे लगा सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम या गूगल, तो उन दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS, आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप लोग PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो आज दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पोस्ट लिखे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023, और यहाँ पे देखिए 10th का सभी PDF यहाँ से डाउनलोड करें, वो भी मात्र 1 क्लिक में। तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। और ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए नीचे आना है। नीचे जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे विज्ञान साइंस, और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड लिंक। तो इसी डाउनलोड लिंक पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो PDF डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, फिर हिंदी का, संस्कृत का, गणित का, यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम PDF दिए हैं और ऐसे ही हम आपको PDF देते रहेंगे। तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद बताते हैं आप लोग टेस्ट कहाँ से देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए टेस्ट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये आज के दिन का ही टेस्ट है और टेस्ट कब स्टार्ट होता है तो सुबह 7 बजे होता है। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको और जैसे हो गया है बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखिए स्टार्ट का बटन है, तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अपना नाम लिख देना है।
तो यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं, यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद इस टेस्ट में देखिए 25 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही होगा। अगर आप लोग सही वाले पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत वाले पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं, तो अपने घर भेज देते हैं, तो यहाँ पे देखिए सही हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम गलत करके बताएंगे। यहाँ पे देखिए अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है, तो ये शिक्षा संस्कार है, लेकिन हम उपनयन संस्कार पे मारेंगे तो ये देखिए गलत हो गया, लेकिन जो सही है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आपको टेस्ट देना है और लास्ट में आपका यहाँ पे रिजल्ट पता चल जाएगा कितना आपका सही हुआ। उसके बाद अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि और सब आपको कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको नीचे आना है, ये पोस्ट के नीचे आना है और यहाँ पे देखिए मैट्रिक क्लास 10th क्वेश्चन बैंक, यहाँ से आप लोग सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड क्लास 10th सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।